Hello everyone, welcome you to your channel Motivation Classes। आज हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज सेल, सेल स्ट्रक्चर एंड मच मोर इंफॉर्मेशन अबाउट सेल। एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करती हूँ। बिल्डिंग बनाने के लिए क्या क्या चीज़ लगता है? हम लोग बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट, ब्रिक्स और सैंड की यूज़ करते हैं। उसी तरह हमारे बॉडी भी सेल से बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। हु डिस्कवर सेल, हाउ एंड व्हेन? रॉबर्ट हुक नाम का एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल का आविष्कार किया। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कॉर्क का एक पतला सा स्लाइस लेके अपने ही बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिए। जब वो लेंस के थ्रू देखे तो उन्हें कुछ खाली कंपार्टमेंट नजर आया, कुछ ऐसा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे खाली कंपार्टमेंट्स हैं। उन्होंने इस खाली कंपार्टमेंट को हनीकॉम्ब के साथ कंपेयर किया और जिसका नाम रखा सेलुली और सेल्स। उन्होंने जो माइक्रोस्कोप यूज किए थे उस माइक्रोस्कोप का नाम है क्रूड माइक्रोस्कोप और उन्होंने अपना ये थीसिस जिस बुक पे पब्लिश किया, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। तो बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो रॉबर्ट हुक ने जिस सेल का आविष्कार किया उस सेल्स को डेड सेल्स बोला जाता है। मस्ट रिमेंबर, dead cells are discovered by Robert Hooke। तो उस सेल्स को डेड सेल्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स का आविष्कार किया उस सेल्स के अंदर कुछ भी नहीं था। दैट मीन्स दैट सेल्स आर नॉट फिल्ड बाय एनीथिंग। रॉबर्ट हुक के कुछ सालों बाद एक डच साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था एंटोन वॉन लीएनहॉक, उन्होंने 1674 में लिविंग सेल्स का आविष्कार किया। तो दोस्तों, रॉबर्ट हुक ने ऐसा क्या नहीं देखा और लीएनहॉक ने ऐसा क्या देख लिया कि रॉबर्ट हुक के सेल्स को डेड सेल्स और लीएनहॉक के सेल्स को लिविंग सेल्स बोला जाता है? लीएनहॉक ने ऐसा कौन सा सेल्स ले लिया था कि उसको उन्होंने लिविंग सेल्स बोला? लीएनहॉक ने अपना ऑब्जर्वेशन के लिए जो सेल्स लिए थे वो था बैक्टीरिया सेल्स, प्रोटोजोआ और आरबीसी। उन्होंने इन सेल्स के अंदर एक तरह की फ्लूइड देखे थे। दैट मीन्स द लिविंग सेल्स आर फिल्ड बाय वन काइंड ऑफ फ्लूइड and that fluid is called protoplasm। तो फ्लूइड का नाम क्या है? फ्लूइड का नाम है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। तो प्रोटो मीन्स फर्स्ट एंड प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। दिस इज द फर्स्ट फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेल। प्रोटोप्लाज्म को लिविंग फ्लूइड भी बोला जाता है। तो ये प्रोटोप्लाज्म अगर प्रेजेंट रहे तो ही सेल लिविंग है, अदरवाइज सेल डेड है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स आविष्कार किया था उन सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं थे और लीएनहॉक ने जो सेल्स आविष्कार किया उनमें ये प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट था। इसीलिए लीएनहॉक ने बोला था कि ये सेल्स लिविंग सेल्स है। तो अब हम लोग सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं। सेल थ्योरी मीन्स अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ सेल।
सेल थ्योरी को दो जर्मन बायोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया था। उनमें से एक थे एमजी स्लेडेन जो एक बॉटनिस्ट थे और दूसरे थे टी स्वयान जो एक जूलॉजिस्ट थे। स्लेडेन एक बॉटनिस्ट थे, यानी वो पेड़ पौधा के ऊपर रिसर्च करते थे, और स्वयान एक जूलॉजिस्ट थे, यानी वो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करते थे। तो बॉटनिस्ट मीन्स अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट प्लांट्स एंड जूलॉजिस्ट मीन्स अ पर्सन हु स्टडीज अबाउट एनिमल्स। दोनों ने अलग अलग टाइम पे अपना थीसिस प्रपोज्ड किया, लेकिन उन दोनों का सेल थ्योरी के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो सेम था। एमजी स्लेडेन ने 1838 में अपना थीसिस प्रपोज्ड किया था और स्वयान ने 1839 में सेल थ्योरी के बारे में अपना थीसिस प्रपोज्ड किया था। अकॉर्डिंग टू देम the cell is the structural and functional unit of the living beings। मतलब ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर भी सेल से बना हुआ है और ह्यूमन बॉडी में जितना फंक्शंस होते हैं वो भी सेल्स के द्वारा ही होते हैं। तो इससे आप लोगों को तो पता ही चल गया होगा कि सेल्स का इम्पोर्टेंस क्या है। इन दोनों के बाद और एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ वार्चू। उन्होंने सेल थ्योरी में एक और पॉइंट ऐड किए थे। उन्होंने 1855 में एक और पॉइंट ऐड किए थे और उन्होंने बोला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीनिंग है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। मतलब सभी सेल्स कोई ना कोई सेल से ओरिजिनेट होता है। तो सेल थ्योरी का दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने पढ़ लिया। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सेल थ्योरी इज द सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। एंड द सेकेंड पॉइंट, all cells arise from pre-existing cells only। एक चीज जरूर नोट कर लीजिए, वायरस सेल थ्योरी के अंदर नहीं आता है। दैट मीन्स वायरसेस आर आउट ऑफ द सेल थ्योरी, क्योंकि वायरस का जो बॉडी फंक्शंस होता है वो सेल्स जैसा नहीं होता है। मतलब वायरस लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स तभी शो करता है जब वो कोई दूसरे लिविंग बीइंग के बॉडी के अंदर एंटर करता है। तो इसीलिए वायरस को ट्रू सेल्स बोला नहीं जाता। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रू सेल। एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कोल्ड और फ्लू का जो वायरस होता है जिनका नाम है राइनो वायरस, ये वायरस हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा प्रेजेंट रहता है, लेकिन इनका एक्टिविटी हम लोगों को तब तक नहीं दिखता जब तक ना वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो हमारे बॉडी में एंटर करता है हम लोगों को उसका एक्टिविटी नज़र आता है, जैसे बुखार, सर्दी, खांसी एक्सेट्रा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मीनिंग क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो वर्ड से बना हुआ है। यूनिसेलुलर, देखिए यहाँ पे यूनी एक वर्ड है, सेलुलर एक वर्ड है। यूनी मीन्स अ सिंगल सेल और सेलुलर मीन्स सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मीन्स जिन ऑर्गेनिजम्स का बॉडी एक सिंगल सेल से बना हुआ है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स कंटेन अ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल amoeba, paramecium and chlamydomonas।
इसके अलावा भी बहुत सारा एग्जाम्पल्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को असेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी सेल को बहुत सारे सेल में डिवाइड नहीं कर पाता, इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को असेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी दो वर्ड से बना हुआ है, मल्टी एंड सेलुलर। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन क्या होगा? ऑर्गेनिजम्स कंटेन अ नंबर ऑफ सेल्स, मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स का बॉडी बहुत सारे सेल से बना हुआ है उसे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्ट ईस्ट। इसका मतलब है ईस्ट फंगी के अंडर आता है, लेकिन ईस्ट का बॉडी एक सिंगल सेल से बना हुआ है, इसीलिए ईस्ट को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बोला जाता है। व्हाट्स अबाउट द साइज ऑफ द सेल? सेल्स आर डिफरेंट इन साइज। तो हम लोग स्मॉलेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल और लॉन्गेस्ट सेल के बारे में जानेंगे। स्मॉलेस्ट सेल है PPLO, इसका फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा, जिनका साइज है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रिच एग, ये एनिमल सेल्स है और इनका साइज है 18 सेंटीमीटर। और प्लांट सेल में से सबसे लार्जेस्ट सेल है एसेटाबुलरिया, इनका साइज है 10 सेंटीमीटर। लॉन्गेस्ट सेल में, एनिमल सेल्स में सबसे लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, जिनका साइज है 90 to 100 सेंटीमीटर। सेल शेप, सेल का जैसे डिफरेंट साइज होता है उसी तरह से सेल का डिफरेंट शेप भी होता है। कुछ ऐसे सेल्स हैं जो अपनी शेप को चेंज कर पाते हैं, तो हम बोल सकते हैं सम सेल्स आर एबल टू चेंज देयर ओन शेप, फॉर एग्जांपल्स अमीबा, वाइट ब्लड सेल्स। और कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो अपने शेप को चेंज नहीं कर पाते, दैट मीन्स सम सेल्स आर हैविंग फिक्स्ड शेप। जैसे फॉर एग्जांपल लीवर सेल का शेप है पॉलीगोनल, ओवम का शेप है स्फेरिकल, फैट सेल का शेप है इलिप्टिकल, स्मूथ मसल सेल का शेप है स्पिंडल, जर्म सेल का शेप है क्यूबिकल, बोन सेल का शेप है स्टेलेट, स्पर्म का शेप है थ्रेड एंड आरबीसी का शेप है बाइकॉन्वेक। हम लोग सेल का शेप और साइज के बारे में जान चुके हैं, तो अब हम लोग जानेंगे कि सेल स्ट्रक्चर क्या होता है। सेल स्ट्रक्चर, कोई भी सेल 3 मेजर पार्ट से बना हुआ होता है। एक है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अगर हम लोग सेल के डेफिनेशन में जाए तो डेफिनेशन क्या है? A cell is a tiny mass of protoplasm which is surrounded by a membrane and is capable of performing all the functions of life. तो हम लोग बोल सकते हैं कि सेल के अंदर जो प्रेजेंट है वो है प्रोटोप्लाज्म। आपको याद रहेगा कि प्रोटोप्लाज्म मीनिंग है प्रोटो मीन्स फर्स्ट, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। दिस इज अ फर्स्ट लिविंग फ्लूइड। और यही प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट किसने सेल में ऑब्जर्व किया था? याद होगा, लीवन हॉक ने। तो सेल स्ट्रक्चर में जो 3 मेजर पार्ट्स है उसमें से ये 2 पार्ट्स को एक साथ बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। दैट मीन्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म्स आर टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। यही प्रोटोप्लाज्म एक पतला सा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है जिसे हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। इसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं।
देखिए एक यहाँ पे एक और वर्ड है सेल वॉल। व्हाट इज सेल वॉल? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। देखिए यहाँ पे ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इस डायग्राम, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है ये हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए जो सबसे बाहर वाला वॉल है वो है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे वो है सेल मेम्ब्रेन, और यही सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पार्ट है, ये पार्ट, इस पार्ट को बोला जाता है प्रोटोप्लाज्म। दैट मीन्स इस पार्ट में न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म दोनों ही प्रेजेंट है। हम लोगों ने जाना कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल में प्रेजेंट रहते हैं। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ डिटेल स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे ऑकरेंस, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तीनों सेल में ही प्रेजेंट रहता है। इसका कुछ फीचर्स है, जैसे ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हम लोग जब घर बनाते हैं तो उसके चारों ओर जो बाउंड्री वॉल देते हैं ना, तो उस बाउंड्री वॉल से हम लोग सेल मेम्ब्रेन को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट लिविंग, ये एक लिविंग मेम्ब्रेन है। थीन, पतला मेम्ब्रेन है। डेलिकेट मतलब सॉफ्ट है। इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल है। सिलेक्टिव परमेएबल है। परमेएबल मतलब जिस मेम्ब्रेन के थ्रू कोई भी चीज़ अंदर आ सकता है या फिर बाहर जा सकता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है, मतलब इस मेम्ब्रेन के थ्रू सम सिलेक्टिव सब्सटेंस सेल के अंदर आ सकता है या फिर सेल से बाहर जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये सेल मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है। सेल मेम्ब्रेन दो सब्सटेंस से बना हुआ है, एक है फॉस्फोलिपिड और दूसरा है प्रोटीन। अब हम लोग देखेंगे, ये डायग्राम को देखिए, यहाँ पे ये जो लेयर आप देख रहे हैं ये लेयर है फॉस्फोलिपिड। दैट मीन्स यहाँ पे फॉस्फोलिपिड का दो लेयर प्रेजेंट है, और उस दो लेयर में कुछ प्रोटीन आप लोगों को दिखाई देगा। जैसे देखिए ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है, ये और ये एक प्रोटीन है। दैट मीन्स टू फॉस्फोलिपिड्स आर प्रेजेंट ओवर देयर, एंड कुछ इस तरह के प्रोटीन है जो फॉस्फोलिपिड के सरफेस में प्रेजेंट है, और कुछ इस तरह के प्रोटीन प्रेजेंट है जो ये दो फॉस्फोलिपिड को कवर कर रहा है। दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, उसका ऑकरेंस, उसका फीचर्स एंड उसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड्स द प्रॉपर शेप टू द सेल, मतलब एक सेल का शेप कैसा होगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मैकेनिकल बैरियर है, किसके किसके बीच, एनवायरनमेंट और सेल के बीच। नेक्स्ट, it allows some selective materials to enter the cells and to exit from the cells, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन है, मतलब वो कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को ही सेल के अंदर आने देता है या फिर सेल से बाहर जाने देता है। नेक्स्ट, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू कोई भी सेल फॉरेन पार्टिकल को अपने अंदर ले आता है। इट अलाउज द सेल टू engulf द फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, amoeba requires the food by this process. Next, it helps in osmosis. तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन अगर हम लोग डिस्कस करें तो अ कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन। फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया।
अब हम लोग जानेंगे कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या होता है। दो बायोलॉजिस्ट थे, सिंगर एंड निकलसन। उन दोनों ने 1972 में इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल को एक्सप्लेन किया था। उन दोनों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर को और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए इस फ्लूइड मोजाइक मॉडल को सजेस्ट किया था। आजकल घरों में टाइल्स मार्बल का काम होता है, लेकिन बहुत सालों पहले घर पे मोजाइक का काम होता था। ये मोजाइक क्या होता है? घर के फ्लोर पे सीमेंट का एक पतला सा लेयर डाला जाता था और उसी लेयर में छोटा छोटा स्टोन बैठा के उसको पॉलिश किया जाता था। इसे हम लोग मोजाइक बोलेंगे। निकलसन और सिंगर ने इस कॉन्सेप्ट के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर कंपेयर किया। उन लोगों ने बोला कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है, तो उन्होंने फॉस्फोलिपिड को सीमेंट के साथ कंपेयर किया और प्रोटीन्स को उन्होंने स्टोन के साथ कंपेयर किया। तो अकॉर्डिंग टू देम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर दो फॉस्फोलिपिड लेयर से बना हुआ है और यही दो फॉस्फोलिपिड लेयर के ऊपर प्रोटीन, कुछ दो तरह के प्रोटीन्स तैरता हुआ नज़र आते हैं। उन दोनों प्रोटीन में से जो प्रोटीन दो फॉस्फोलिपिड लेयर को कवर करके रखता है उस प्रोटीन को बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, और जो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड के ऊपर तैरता हुआ नज़र आता है उस प्रोटीन को बोला जाता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। जब मैंने आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब मैंने सेल वॉल के बारे में बताया था। अब हम लोग स्ट्रक्चर और फीचर्स पढ़ेंगे सेल वॉल का। इट इज नॉन लिविंग, रिजिड एंड फ्रीली परमेएबल। सेल वॉल नॉन लिविंग है, रिजिड मतलब हार्ड है, और फ्रीली परमेएबल मतलब इसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर आ सकता है या फिर सेल के बाहर जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो था वो सेमी परमेएबल था या फिर सिलेक्टिव परमेएबल था। मीन्स कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर आ सकता था और सेल से बाहर जा सकता था, लेकिन सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमेएबल है। इट इज प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीन्स सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट रहता है और ये सेल को प्रोटेक्ट करता है बाहर के एनवायरनमेंट से। इसका ऑकरेंस क्या है? इट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, फंगी एंड सम प्रोकैरियोट्स। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मतलब सेल वॉल किससे बना हुआ है? सेल वॉल सेलुलोज से बना हुआ है। बट इन केस ऑफ फंगी, मतलब फंगस में सेलुलोज के बदले में काइटिन प्रेजेंट रहता है सेल वॉल में। इट ऑल्सो कंटेन लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन। सेल वॉल में सेलुलोज के अलावा लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन प्रेजेंट रहते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिग्निन? लिग्निन प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सुबेरिन इसको इम्परमेएबल बनाता है, मीन्स इसका परमेएबिलिटी खत्म कर देता है, और क्यूटिन इसके बाहर एक सरफेस कोटिंग फॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है सेल वॉल का। ये दो एडजेसेंट सेल है, मतलब अगल बगल। इस एडजेसेंट सेल्स का सेल वॉल ड्रॉ किया हुआ है। इसके यहाँ पे जो बाहर है ये लाइन है प्राइमरी सेल वॉल, इसके अंदर में जो लाइन है ये है सेकेंडरी सेल वॉल, और लास्ट जो लाइन है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे पूछिएगा। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। इट प्रोवाइड्स द शेप टू द सेल, मतलब सेल का शेप प्रोवाइड करता है। कौन सा सेल का? प्लांट सेल का। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ये प्लांट सेल में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन।
अगर लिग्निन प्रेजेंट रहा तो ये प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल्स अगेंस्ट पैथोजेंस एंड मैकेनिकल इंजरी। ये प्लांट सेल को पैथोजेंस और मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। इस ऑर्गेनिजम्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से सेल को ये प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द सेल। सेल का ग्रोथ सेल वॉल के ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर पढ़े थे तब हम लोग देखे थे कि सेल 3 मेजर पार्ट से बना हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस क्या है? हम लोग बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब न्यूक्लियस के थ्रू सेल का सारा एक्टिविटीज और फंक्शंस कंट्रोल होता है, इसीलिए न्यूक्लियस को हम लोग सेल का ब्रेन बोलते हैं। इट इज द लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड बाउंडेड बाय द 2 मेम्ब्रेन। अगर ये न्यूक्लियस हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 2 मेम्ब्रेनों से घिरा हुआ रहता है और ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। नेक्स्ट, इट लाइज इन द सेंट्रल पोजीशन ऑफ द सेल। मतलब इसका पोजीशन क्या होता है? इसका पोजीशन होता है कि ये सेल के एकदम बीचों बीच प्रेजेंट रहता है। इसका शेप कैसा है? ये ओवल भी हो सकते हैं और स्फेरिकल भी हो सकते हैं। इट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोलिंग सेल एक्टिविटीज एज वेल एज फॉर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब न्यूक्लियस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और यही हेरिडिटरी फीचर्स को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करता है। आप लोगों को एक स्टोरी बताती हूँ ताकि आप लोगों को ये लाइन और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बहुत सालों पहले मेरे गांव में एक आदमी रहता था, उसको एल्बिनिज्म था। एल्बिनिज्म मतलब रंगहीनता, मतलब उसके बॉडी और फेस पे वाइट कलर का स्पॉट था। उस आदमी का जब लड़का हुआ तो उस लड़के में एल्बिनिज्म नहीं दिखा, तो वो लोग बहुत खुश हो गए कि चलो इस जनरेशन में ये डिजीज़ नहीं आया है। लेकिन वो लड़का बड़ा हुआ, उसका भी शादी हुआ। जब उस लड़के का बेटा हुआ तब ये एल्बिनिज्म फिर से उस बच्चे में दिख गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस आदमी का जो फीचर्स था वो हेरिडिटरी फीचर्स जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर जनरेशन में वो फीचर्स शो हो, वो जनरेशन स्किप करके भी शो हो सकता है। तो यहाँ पे हर जनरेशन में फीचर्स एक्सप्रेस भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो न्यूक्लियस किन किन चीज़ों से बना हुआ है? इट इज़ मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स: न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलास एंड क्रोमाटिन मटेरियल। इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझे पूछें और मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको और भी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक का जानकारी दे सकूं। थैंक यू।